So we are starting with national income accounting and macroeconomics and national income accounting में mainly आप you talk about things at a broader level. So like in microeconomics you talk about individual consumers, individual firms, उनका profit, consumer की utility. But macroeconomics में you talk about things at maybe societal level or national level, okay, at a nation's level. So, and you talk about broader issues, things like inflation, things like unemployment, things like जो आपके सामने gross domestic product, GDP, national product, taxes, okay, all that stuff. So that mainly comes under macroeconomics, but at nations level. Okay, so we'll be beginning with gross domestic product, in short GDP, which is nothing but जितना भी goods and services within a given time period, mainly 1 year, जो produce होता है within a country and evaluated at market prices, that what we call GDP, gross domestic product. So this is mostly measured for a period of 1 year. एक साल में जो जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, एक दूसरे को सर्विसेज दी गई हैं, कुछ भी नया क्रिएट हुआ है, हाउस की न्यू बिल्डिंग बनी है, आपने किसी को किसी मे बी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को पैसे दिए गए हैं, एनीथिंग, ओके, तो वो सब जीडीपी के अंडर आता है. देन वी नीड टू नो देर आर अ फ्यू रूल्स कि क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है. For example, you cannot basically you cannot include everything. Things illegal stuff cannot be included. तो if someone is selling drugs और वो करोड़ों रुपए का ड्रग सेल कर रहा है तो वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते जीडीपी में. इलीगल स्टफ isn't included. ओके, या फिर समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट और उसकी बस आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक जब वो पहली बार आया था मार्केट में वो इंक्लूड हो चुका है. तो अब आप उस बस एक दूसरे को उसे सेल करे जा रहे हो. सो दैट स्टफ, अगर या तो कोई वैल्यू न्यू वैल्यू ऐड हुई है उसमें, देन इट्स फाइन. अदरवाइज जो एक बार आप उसे जीडीपी में इंक्लूड कर चुके हो तो देन अगेन आफ्टर ट्रेडिंग दैट यू कैन नॉट इंक्लूड इट अगेन बिकॉज दैट लीड्स टू डबल काउंटिंग. ओके, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाता. तो वी नीड टू नो द रूल्स कि क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है. So let's see that. So GDP includes only currently produced goods and services. By currently we mean जिस पीरियड में उसकी कैलकुलेशन हो रही है उस पीरियड की बात हो रही है. तो अगर हम 2025 की बात करें, वो जो उस 2025 की जीडीपी की कैलकुलेशन अगर हो रही है तो फिर हम सिर्फ उसी को रखेंगे जो भी 2025 में प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, ओनली करंटली प्रोड्यूस्ड. मार्केट ट्रांजेक्शंस such as exchange of previously produced houses, cars, factories, they do not enter into GDP. तो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो हर साल हाउसेस को सेल करते हैं या फिर कार्स को ये लोग सेल करते हैं. तो जब वो पहली बार प्रोड्यूस हो रहा तभी इंक्लूड होगा. अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नई चीज आएगी वो है उस सर्विस प्रोवाइडर की फीस. तो वो एक न्यू उसने सर्विस वहां पे दी है तो सिर्फ वो अमाउंट आएगा. बट जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है या जो एग्जिस्टिंग मटेरियल जिसके ऊपर ये सब चल रहा है वो जब प्रोड्यूस हो रहा तब इंक्लूड हो चुका है, दोबारा इंक्लूड नहीं होगा. Exchange of assets such as stocks and bonds are example of other market transactions that do not directly involve current production of goods and services and are not included and therefore not in GDP. ठीक है, तो शेयर्स जब पहली बार आईपीओ हुआ था तब वो इंक्लूड कर दिया हमने, जो भी कंपनी की वैल्यूएशन हुई हमने डाल दिया जीडीपी में कि इस साल ये नई चीज हुई है. बट अब उसके शेयर्स जब ट्रेड होते रहेंगे तो वो दोबारा इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. ठीक है, अदरवाइज इट विल लीड टू डबल काउंटिंग. देन वी हैव
only the production of final goods and services enters the GDP. Goods used to produce other goods rather than being sold to final purchasers, what are termed intermediate goods, are not counted separately in GDP. तो suppose अनियन प्रोड्यूस किया फार्मर ने एंड वो सेम अनियन रेस्टोरेंट में एज सैलेड यूज हुआ है, या रेस्टोरेंट में कोई वेजिटेबल बनाई गई है यूजिंग अनियंस, तो वी व्हाट वी कैन नॉट डू इज कि आप यहाँ पर भी पहले कैलकुलेट कर लो अनियन की वैल्यू जो फार्मर ने प्रोड्यूस करी है, और आप रेस्टोरेंट में जो वेजिटेबल अनियन का यूज करके सेल हुई है वहां भी इंक्लूड कर दो, तो दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग. ओके, तो व्हाट वी डू इज जो भी फाइनल प्रोडक्शन में गया है, तो अनियन अल्टीमेटली वेंट टू लेट्स से रेस्टोरेंट में, या फिर मे बी हम लोगों के घर हाउस होल्ड में चला गया, तो हम सीधा फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू देखते हैं, सो दैट एनीथिंग विच वॉज यूज एज इसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, एज अ रॉ मटेरियल ये यूज हुआ है, तो वहां पर इंक्लूड करने की जगह उसकी वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं एट द फाइनल स्टेज. ओके, सो दैट हेल्प्स अस अवॉइड डबल काउंटिंग. तो और एनीथिंग विच इज यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड. ठीक है, दिस थिंग इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड. एंड एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, वी डू नॉट इन वांट टू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड. तो अगर आपने ब्रेड की वैल्यू इंक्लूड कर लिया, देन उससे उसमें यूज हुआ आटा उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो वी जस्ट इंक्लूड द फाइनल प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू इंक्लूड कर दी, तो उससे पहले जो भी स्टेजेस थी वो सब उसमें इंक्लूड ऑटोमेटिकली हो जाएगा. GDP is the value of goods and services determined by the common measuring rod of market prices. We exclude from GDP goods that are not sold in markets, such as services of homemakers or the output of home gardens, as well as unreported output from illegal activities, such as sale of narcotics, gambling, prostitution. ओके, तो दो चीजें यहाँ पर बात करी गई है, दो चीजों के बारे में. वन इज कि देर आर सर्टेन थिंग्स जिनको इवेल्युएट करना काफी मुश्किल है, देर इज नो प्राइस फॉर दैट. तो जैसे होम मेकर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपने घरों में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हम नहीं लगा सकते, उसका कोई मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है. GDP वर्क्स ऑन मार्केट प्राइसेस, वी नीड सम प्राइस टू इवेल्युएट समथिंग. तो होम मेकर्स की सर्विसेज के ऊपर, या हम जो अपने घरों में अगर कुछ कोई वेजिटेबल या हमारे पास होम गार्डन हम ये सब ग्रो कर रहे हैं, तो उसका मार्केट प्राइस या तो आप जाके सेल कर दो तो इवेल्युएट हो जाएगा, बट अगर आप खुद यूज कर रहे हो तो उसका मार्केट प्राइस लगा पाना मुश्किल है. तो या फिर लगा भी सकते हैं लेकिन वो फिर रिपोर्ट नहीं किया जाता है. ओके, तो आप उसे, क्योंकि दीज थिंग्स विल गो अनरिपोर्टेड बिकॉज हम कहाँ जाकर वो किस खातों में आएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई दीज कैन नॉट बी इंक्लूडेड. एंड दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, दैट्स रिगार्डिंग इलीगल एक्टिविटीज. इलीगल एक्टिविटीज को हम इंक्लूड नहीं करते इन GDP, दैट्स नॉट अलाउड. रीजन बीइंग कि ऐसे तो फिर इलीगल काम करने वाले लोग, दे विल बी लाइक कि हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश की GDP के लिए काम कर रहे हैं. दैट समथिंग दैट वुड बी अनएथिकल टू इंक्लूड इन GDP एज वेल. ओके, सो दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड. इज दैट फाइन so far? Okay. Then we have a separate discussion for intermediate goods. Intermediate goods वही हो गए जो आप which are used for further production. Okay. Is a good used in production of another good. Some goods can be both final and intermediate. तो ultimately वो किसी एक कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन at times they can be both फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट. तो फॉर एग्जांपल पोटैटोज अगर की हम बात करें, अगर कंज्यूमर ने खरीद लिया तो फाइनल गुड हो गया, बट अगर पोटैटो चिप्स कंपनी ने खरीदा तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया. ओके, सो दैट वे अ प्रोडक्ट कैन बी बोथ फाइनल गुड एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड. हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक या तो कोई भी प्रोडक्ट या तो फाइनल होगा या इंटरमीडिएट, वो दोनों भी हो सकता है. वी हैव जस्ट हियर एन एग्जांपल. या फिर मे बी थिंग्स लाइक ट्रैक्टर हो गया,
तो ट्रैक्टर हो सकता है, तो ट्रैक्टर मे बी फॉर समवन इट्स द फाइनल प्रोडक्ट, फार्मर ने खरीद लिया, मे बी पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, हो सकता है वो अपने आने जाने में यूज करता हो, तो दैट वुड बी अ फाइनल प्रोडक्ट। किसी कंज्यूमर ने खरीद लिया, दैट वुड बी अ फाइनल प्रोडक्ट। बट इफ इट इज यूज फॉर फर्दर सेलिंग देन इट्स अ इंटरमीडिएट गुड। ओके, या फिर इट्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि कोई प्रोडक्ट फाइनल ही होगा या इंटरमीडिएट भी होगा, वो दोनों भी हो सकता है। ओके, देर इज अ क्वेश्चन, हाउ विल गवर्नमेंट नो? तो फॉर दैट डेटा अवेलेबिलिटी के ऊपर है। तो अगर किस तरीके से इन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है उसके ऊपर है। तो दैट्स वाई बहुत सारा जो यहाँ पर डेटा है वो लॉस होता है, बिकॉज इट्स नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपरली कि कौन लेकर जा रहा है उस प्रोडक्ट को। एंड देन फॉर कैलकुलेशंस देर आर अ लॉट ऑफ अजम्पशंस यूज्ड। जब डेटा अवेलेबल नहीं होता तो कुछ अजम्पशंस लगानी पड़ती हैं। तो इस चीज का डेटा तो है आपके पास कि वो जो प्रोडक्ट है वो सेल हो गया है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वो किसने खरीदा है या फिर वो किस पर्पस के लिए खरीदा है। तो दैट्स नॉट अवेलेबल मोस्टली, एटलीस्ट इन इंडिया। तो एट टाइम्स तो फॉर दैट अजम्पशंस आर मेड कि इस काम के लिए किया गया होगा, एंड मोस्टली अजम्पशंस आर मेड इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग जीडीपी। तो दैट हैपेंस। इस तरीके से आप अपने डेटा में डालोगे कि जीडीपी उससे इंक्रीज हो। जीडीपी कैन बी ब्रोकन, हाँ, तो मेनली फोर कैटेगरीज में जीडीपी को हम डिवाइड करते हैं। वन इज कंजम्पशन, देन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, तो कंजम्पशन जो हम डेली यूज में हाउस होल्ड सेक्टर में जाता है डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए। देन देर इज इन्वेस्टमेंट पार्ट, अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इज डन ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो और वो इन्वेस्टमेंट कैन बी डन बाय बिजनेस सेक्टर और रेजिडेंशियल एज वेल। एंड गवर्नमेंट परचेजेस में गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर पार्ट ऑफ करंट आउटपुट दैट गोज टू द गवर्नमेंट सेक्टर। तो वो चाहे कंजम्पशन के लिए हो चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन वो गवर्नमेंट ने किया है तो वो गवर्नमेंट साइड में चला जाएगा। एंड देन वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स। सो वट एवर वी हैव डीलिंग्स विद फॉरेन कंट्रीज, तो वी हमने कुछ वहां पर सेंड किया होगा, सो दैट्स एक्सपोर्ट। कुछ हमने वहां से मंगवाया है, दैट्स इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो दैट्स नेट एक्सपोर्ट्स। तो वी इंक्लूड नेट एक्सपोर्ट्स। वी डोंट हैव टू इंक्लूड इंपोर्ट्स, क्योंकि जीडीपी बताता है आपको जो भी आपने अपने विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री जो वहां प्रोडक्शन हुआ है उसे इंक्लूड करना है। तो इंपोर्ट इज समथिंग विच इज produced in a foreign in the domestic territory of other country, तो वो इंक्लूड नहीं करना है। जीडीपी में अपनी कंट्री में प्रोड्यूस की हुई चीजें रखनी है। तो कुछ हमने बाहर भेजा, ये हमारे यहाँ पे था। एक्सपोर्ट इज समथिंग विच वॉज प्रोड्यूस्ड हेयर बट सेंट बट सोल्ड आउटसाइड। इम्पोर्ट इज समथिंग दैट वॉज produced outside, but we bought it. We brought it in our country. So we don't have to include that. We need to include export. So export is included, import is excluded. So export add हो जाएगा, imports minus होके हट जाएगा, and finally we have net exports. तो GDP इनकी ये चार broad components हैं. Okay, so let's go through this example. This firm one produces steel, employing workers and using machines to produce the steel. फॉर्म वन एक स्टील सेलिंग कंपनी है, स्टील प्रोड्यूसर है। उसके पास कुछ वर्कर्स हैं, कुछ मशीन्स हैं। इट सेल्स द स्टील ऑफ $100 टू फॉर्म टू विच प्रोड्यूसेस कार्स। तो यू कैन सी कि स्टील मैन्युफैक्चरर का जो प्रोडक्ट है दैट्स अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर फॉर्म टू, राइट। फॉर्म टू कार बनाने में स्टील का यूज करेगी। फॉर्म वन पेज इट्स वर्कर्स $80, लीविंग $20 इन प्रॉफिट। तो आउट ऑफ दिस $100 की जो प्रोडक्शन हुई है, $80 वर्कर के पास गया है और मैन्युफैक्चरर के पास $20 का प्रॉफिट बचा है। फर्म टू बाइज द स्टील एंड यूजेस इट टुगेदर विद वर्कर्स एंड मशीन टू प्रोड्यूस द कार। रेवेन्यू फ्रॉम कार, तो $100 में स्टील खरीदा, फिर अपने वर्कर्स का मशीन्स का यूज करके $200 का सेल किया। ऑफ द $200, $100 गोज टू स्टील में गया, $70 वर्कर्स को दिए
और $30 का प्रॉफिट बचा है फॉर्म 2 के पास। वो सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, दैट्स द डेटा है। स्टील कंपनी का डेटा देख लो जल्दी से। $100 की सेल हुई है, जिसमें से वेजेस उसने पे किए थे $80 की, और प्रॉफिट बचा है उसके पास $20 का। फर्म 2 ने कार सेल करी है $200 की। इसके दो एक्सपेंडिचर है, एक इसने स्टील खरीदा था $100 का फर्म 1 से, और वेजेस दिए इसने अपने वर्कर्स को स्टील को फर्दर कार में कन्वर्ट करने के लिए। $70 वहां गए, एंड देन फर्म 2 इज लेफ्ट विद प्रॉफिट ऑफ $30। ओके, सो यहाँ पर जो अ, ये वाला पार्ट है, दैट्स द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, तो लेट्स सी दिस, हाउ वुड यू डिफाइन द एग्रीगेट आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो अगर आपने इसे भी इंक्लूड कर लिया आउटपुट में और इसे भी इंक्लूड कर लिया आउटपुट में, सो दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज दिस 200 ऑलरेडी इंक्लूड्स 100। ओके, तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज आप फाइनल स्टेज पर जो प्रोडक्शन हुई है उसको इंक्लूड कर लेते हो, एंड देन that helps us excluding that helps us in not doing double counting. Well, the sum of the values of all goods produced in the economy, the sum of $100 from production of steel and $200 from the production of cars, so 300, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि 300 200 में वो इंक्लूडेड है। और एज द वैल्यू ऑफ कार विच इज इक्वल टू 200, some thoughts suggest that right answer must be 200. Why? Because steel is intermediate, it is used in the production of cars. Once we count the production of cars, we do not want to count the production of goods that went into the production of these cars. Okay, तो हम सिर्फ 200 इंक्लूड करेंगे। इट्स पहले लग रहा था कि 100 इसने प्रोड्यूस किया, 200 इसने किया, टोटल 300 हो गया, बट इस 200 में ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। सो $100 का इंटरमीडिएट हो गया, और तो फाइनल को जब हम रख लेते हैं बात खत्म। ओके, तो आपका जो जीडीपी में जाएगा फाइनल नंबर वो होगा यहाँ से, इस सिचुएशन से, वो है $200 का। या तो आप इसे, या तो डायरेक्टली आप फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्लूड कर लो, और व्हाट यू कैन डू इज आप हर स्टेज की वैल्यू एडिशन इंक्लूड कर लो। तो स्टेज 1 जहाँ पे फॉर्म 1 प्रोड्यूस कर रहा है उसने $100 की वैल्यू एडिशन करी, देन इस $100 का यूज करके इसने फर्दर $200 की फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस करी है। तो द वैल्यू एडिशन डन बाय $100 के स्टील का इसने $200 का कार बनाया। तो इसने वैल्यू एडिशन करी है 200 माइनस 100 की, प्लस 200 माइनस $100, सो दिस इज द वैल्यू एडिशन डन बाय फॉर्म 2। तो फाइनल हो जाएगा 100 प्लस 100 विच इज 200। तो या तो आप डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लगा लो, या फिर आप वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज लगा लो। तो दोनों तरीके से आपको करेक्ट जीडीपी का अमाउंट मिल जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? Okay, then moving on. So here we have a question from, this is from IIT Jam only. So X pays ₹5 lakhs to a person to transport fake currency worth 50 lakhs. The police department pays ₹5 lakhs to detective to investigate the crime. If the above transactions happen in the same year within the boundary of country, domestic territory कहते हैं इसे, the contribution of these transactions to GDP in lakhs is, क्या लगता है कितना आएगा? So I am getting mixed answers. Some people are saying 5 lakhs, some are saying 10 lakhs. Okay, so at least nobody is saying 4.5. So that's a good thing. Correct answer is 5 lakhs. This is the correct answer. And let me tell you the reason.
X pays 5 लाख टू अ पर्सन टू ट्रांसपोर्ट फेक करेंसी। तो ये एक इलीगल काम है। अगर आप फेक करेंसी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हो, वो वैल्यू एडिशन उस इलीगल एक्टिविटीज के अंदर जा रहा है। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अंडरग्राउंड इकोनॉमी का पार्ट हो गया। नेशन की इकोनॉमी का, जीडीपी का पार्ट नहीं। ओके, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये इलीगल में चला जाएगा। फेक करेंसी है 50 लैक्स की, इलीगल पार्ट है, नॉट इंक्लूडेड। एंड लास्टली, इस काम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सर्विस, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को मिल रहे हैं 5 लैक्स, तो वो एक न्यू सर्विस है, एक वैल्यू एडिशन है, तो ओनली दैट पार्ट इज इंक्लूडेड। तो करेक्ट आंसर इज 5 लैक्स। ये वाला 5 लैक्स, ये इलीगल एक्टिविटी का पार्ट है। इज इट फाइन? ओके, लेट मी ऐड अ पार्ट हियर। सेम क्वेश्चन प्लस इसमें एक एडिशन करूं अगर मैं, टैक्स ऑफ 10% on detectives income that goes to government. Now options are 5.5, 5, 10, 4.5. Everything same plus this part in evaluation. अब क्या होगा आंसर? तो करेक्ट आंसर है स्टिल बी ओनली। जो टैक्स है वो अगेन, क्योंकि 5 लैक्स की वैल्यू एडिशन है, टैक्सेस आर नॉट वैल्यू एडिशन। तो 5 लैक्स पहले दिए गए डिटेक्टिव को, उसमें से उसका 10% यानी कि 50,000, 50,000 वापस चले गए गवर्नमेंट के पास। तो उसे ना, उसे एक्सक्लूड नहीं करना है आपको, ना इंक्लूड करना है, बेसिकली उसका कोई काम ही नहीं, वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो वैल्यू एडिशन जो हुई है इकोनॉमी के अंदर, वो 5 लैक्स की ही हुई है। अब उसमें से कुछ टैक्स चला गया, उसकी वजह से ना वो 4.5 बन जाएगा वैल्यूडेशन, ना गवर्नमेंट को मिले हुए पैसे आप इंक्लूड करोगे, बिकॉज वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। वैल्यू एडिशन 5 लैक्स की हुई है, दैट्स इट। हेंस आंसर इज बी। उसमें से कुछ पैसे उसके चले गए, हम उसकी इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो 4.5 नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास जो 50,000 आए हैं वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, इसलिए ए भी नहीं होगा। सेल दिस पॉइंट क्लियर? ऑल मूविंग ऑन। ओह हाँ, तो ये क्वेश्चन कभी कभी कुछ एग्जाम्स में आ जाता है। तो वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट्स अ कंप्लीटली मॉनिटरी थिंग, बट देर इज अ ग्रॉस national happiness. This term was given by a king of Bhutan, particularly fourth king, and it was given in 1970s. तो इन भूटान, अगर आपको पता हो, तो वहाँ के लोग काफी खुश रहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स करके भी एक टर्म है। अम, और इंडिया उसमें काफी पीछे रैंक करता है। तो वन ऑफ दी, तो फिनलैंड हो गया, भूटान हो गया, ये सब दे आर क्वाइट, दे आर considered to be quite happy people. Okay, तो मेनली द पॉइंट ऑफ दिस पार्ट है कि क्वेश्चन आता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये टर्म कौन सी कंट्री ने दिया है। एंड योर ऑप्शंस कैन बी नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका। Okay, and the correct answer would be Bhutan. This term related to happiness index या फिर gross national happiness,
दिस वाज गिवन बाय भूटान. ओके, एंड ये पुराना डेटा है. यू कैन चेक आउट 2025 रिपोर्ट और द लेटेस्ट वन, वट एवर इज अवेलेबल. उसके अकॉर्डिंग आप ये दोबारा देख सकते हो. दिस थिंग इज लाइक इम्पोर्टेंट. ये डेटा पॉइंट इम्पोर्टेंट है. हो सकता है ये चेंज हो गया हो. एंड दिस टू. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन कैलकुलेट, जीडीपी का यूज करके भी हम इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं. एंड for doing that, we first need to understand what is nominal GDP and what is real GDP. ओके, तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी की बात करते हैं. नॉमिनल इज सिंपली इस करंट ईयर में वी हैव अ बेस ईयर एंड वी हैव अ करंट ईयर. तो बेस ईयर मान लो कुछ 1-2 साल पुराना या 10 साल पुराना, जो भी हर कंट्री का अपना एक बेस ईयर होता है. बेस ईयर इज द ईयर जहां पर जिस जो कंसिडर किया जाता है द ईयर जहाँ पे बहुत कम प्रॉब्लम्स हुई हूँ. बेसिकली स्टेबल ईयर रहा हो, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन ना आई हो, कोई फ्लड ना आया हो, या कोई किसी फॉरेन नेशन के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम ना हुई हो. तो एक स्टेबल ईयर जहाँ पे प्राइजेस ठीक ठाक चल रहे थे, देर वॉज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दैट ईयर, तो मोस्टली ऐसे ईयर को एक बेस ईयर माना जाता है. तो हर ईयर में कुछ प्राइजेस चल रहे होंगे और हर ईयर में कुछ क्वांटिटी अलग अलग प्रोडक्ट्स की सेल हुई होगी. सिमिलरली करंट ईयर में कोई प्राइस लेवल होगा और करंट ईयर में कुछ क्वांटिटीज सेल हुई होंगी. ओके, तो नॉमिनल जीडीपी इज करंट ईयर में या किसी पर्टिकुलर ईयर में आप उसी ईयर के प्राइजेस और क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दो. फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ पोटैटो इज लेट्स से 10 एंड क्वांटिटी ऑफ पोटैटो इस साल सेल हुआ है 100 kg. सिंपल एग्जांपल. Price of tomatoes is let's say 25 and quantity sell हुई है maybe 50. तो प्राइस ऑफ टोमेटो इंटू क्वांटिटी ऑफ टोमेटो, ये हो गया 1000. प्राइस ऑफ टोमेटो इंटू क्वांटिटी ऑफ टोमेटो 50 इंटू 25, 1250. इन दोनों को ऐड किया 2250. तो ये आ जाएगा आपका नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी बेसिकली मीन्स quantities evaluated at current year prices. So that's nominal GDP. बट जब हम इन्हीं क्वांटिटीज को, करंट ईयर की क्वांटिटीज को बेस ईयर, वो पुराने साल के हिसाब से उसे कैलकुलेट करें कि पहले क्या प्राइसेस चल रहे थे, उस पर अगर इन्हें हम कैलकुलेट करें, देन दैट्स रियल जीडीपी. ठीक है, और एक बार ये पार्ट पढ़ लेते हैं एंड देन विल गेट बैक टू द फॉर्मूला एंड व्हाई रियल इज कॉल्ड रियल. ये सब बातें करते हैं. ओके, लेट्स सी दिस. तो नेशनल इनकम अकाउंट एंड रियल जीडीपी. हाँ, जीडीपी measured at current market prices will change when overall price change. अलग से यहाँ करते हैं. फॉर्मूला है क्या यहाँ पर? नहीं है. ठीक है, फिर यहाँ पे शुरू करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस. तो सपोज ये क्वांटिटीज और प्राइजेस के वेक्टर्स समझ लो. हर एक के अंदर सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सबकी क्वांटिटी, सबके प्राइजेस हैं. तो सपोज क्वांटिटी ऑफ 2025 multiplied by prices of 2025, that's nominal GDP. ओके, या क्वांटिटी ऑफ 2024 या 2026 इनटू प्राइजेस जो भी थे, प्राइस लेवल अलग अलग प्रोडक्ट्स के. जैसे क्वांटिटी के अंदर पोटैटो भी आ गया, टमाटो भी आ गया, व्हीट भी आ गया, पेन भी आ गया, सब कुछ मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्राइस, और आप फिर सबको ऐड करते जाओगे तो टोटल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट आता जाएगा और वो चला जाएगा नॉमिनल जीडीपी पे. ये भी है नॉमिनल जीडीपी. ओके, ये 2026 की नॉमिनल जीडीपी हो गई, ये 2025 की नॉमिनल जीडीपी हो गई. बट सपोज लेट्स से बेस ईयर है हमारा सपोज 2011. नाउ
quantity of 2025 multiplied by prices of 2011. This will give you real GDP. Real GDP of 2025 हो गया. Okay. So now let's understand this part. तो नॉमिनल जीडीपी में एक फ्लो क्या है? हम क्या देखना चाहते हैं जीडीपी में कि क्वांटिटीज, नई नई चीजें क्या बनी है, ठीक है. बट जब उनकी आप वैल्यू निकालते हो बाय मल्टीप्लाइंग बाय प्राइजेस, तो हो सकता है कि जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू है वो सिर्फ प्राइजेस के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ गई. ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. हो सकता है सब कुछ सेम हो, लास्ट ईयर जितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस हुई थी इस साल भी उतनी हुई है, कुछ खास नया नहीं बना है. बट इन्फ्लेशन होने की वजह से इस साल के प्राइजेस बहुत हाई हो गए और वो उसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है. तो टू मैनेज दैट, जीडीपी को ठीक से देखने के लिए कि वो जो इंक्रीज हुई है क्या वो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है या फिर वो क्वांटिटी में इंक्रीज होने की वजह से हुआ है, विच इज समथिंग वी एक्चुअली वांट टू सी. तो देयर कम्स इन रियल जीडीपी. तो आप आज के प्राइजेस की जगह बेस ईयर के प्राइजेस से क्वांटिटीज को इवेल्युएट करते हो और हर साल ऐसा करते हो, तो रियल जीडीपी आपको एक रियल पिक्चर देता है कि जो जीडीपी की वैल्यू है उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो प्राइजेस की वजह से हो रहा है या फिर वो एक्चुअली एक क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से हुआ है. रियल जीडीपी में इंक्रीज तभी आएगा जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप बेस ईयर सेम रखोगे हर साल, एटलीस्ट फॉर सम ईयर्स. कुछ सालों बाद बेस ईयर चेंज किया जाता है, बट फॉर सम ईयर्स इट विल गिव यू रियल जीडीपी कि एक्चुअल में जो जो भी वो नंबर है वो क्वांटिटी पर बेस्ड होगा. इट विल नॉट बेस्ड ऑन द प्राइस. प्राइजेस बस उसे एक मार्केट वैल्यू देने के लिए यूज हो रहा है. इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके. So then there comes in जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर एक प्राइस का इंडेक्स है, एक इन्फ्लेशन देखने का एक तरीका है. जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100. तो रफली अगर आप इसे देखो, व्हाट दिस गिव्स यू इज, नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि प्राइस क्वांटिटी ऑफ 2025 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ 2025 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी में क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ 2025 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ 2011. बेस ईयर में 2011 लेके चल रहा हूँ. ओके नाउ, और इनटू 100 भी है. रफली क्या हो रहा है, क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई. रफली बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि ऐसे कैंसिल आउट होंगे नहीं अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाए. ये वन प्रोडक्ट के लिए हम क्लियरली इसे देख पा रहे हैं. तो अब क्या आ गया, दिस कि प्राइजेस का रेशियो आ गया. ओके, सो इन अ वे ये आपको बता देता है कि एज कंपेयर टू द बेस ईयर प्राइजेस में कितना इंक्रीज हो गया है. ओके, तो दैट्स इन सम वे ये आपको आइडिया दे रहा है कि प्राइस की इन्फ्लेशन कितना चल रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द प्राइस इंडाइसेस. ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल जीडीपी डिफ्लेटर. लेट्स सी दिस एग्जांपल. तो सपोज क्वांटिटी इज 100, करंट ईयर का प्राइस इज 10, बेस ईयर का प्राइस इज 5. तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो नॉमिनल जीडीपी विल बी इक्वल टू क्वांटिटी इंटू करंट ईयर प्राइस, तो 100 इंटू 10. और रियल जीडीपी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इंटू बेस ईयर प्राइस, तो 100 इंटू 5 हो जाएगा. सो इंटू 100 दिस विल गिव यू दिस 1000 upon 500 into 100. This will give you 200. एंड 200 का यहाँ पर मतलब होता है कि प्राइजेस डबल हो गया, विच मीन्स 100% का इन्फ्लेशन है. ओके, अगर ये नंबर 150 होता देन दैट वुड मीन 50% इन्फ्लेशन. ओके, बेसिकली इसमें से आप -100 अगर कर दो तो वो आपको इन्फ्लेशन की परसेंटेज दे देगा.
Is this point clear? तो ये दोनों नंबर जितने आपस में क्लोज होंगे, दैट मीन्स इन्फ्लेशन उतना कम होगा. डू यू गेट दिस आइडिया? ये रेशियो जितना छोटा होगा उतना ही इन्फ्लेशन कम होगा. ठीक है. सो हियर वी हैव अ प्रॉब्लम. आईआईटी जैम 2023 का ये क्वेश्चन है. एंड टेबल में आपके पास 2010 इन्होंने बेस ईयर लिया है. GDP and using GDP deflator to calculate the annual inflation rate, which of the following options is correct? ये सारा डेटा अवेलेबल है आपके पास. दो कमोडिटीज हैं, एप्पल एंड बनाना. एंड 3 years का डेटा आपके पास अवेलेबल है, 10, 11, 12 का. एंड देन यू नीड टू टेल कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन इज GDP deflator for the year 2011 is 100 and the inflation rate for 2011 is 0%. Let's see that GDP deflator निकालना है आपको 2011 का. तो उसके लिए वी नीड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. नोटिस करो कि 10 और 11 के प्राइजेस एप्पल के लिए सेम है. 2010 और 11 के लिए बनाना का प्राइस भी सेम. ओके. तो अगर प्राइजेस बेस ईयर और करंट ईयर के सेम है तो ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इक्वल आ जाएगा. सी दिस. अगर ये प्राइस और ये प्राइस सेम हो गया तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल गेट कैंसिल्ड आउट एंड विल गेट 100. राइट. तो क्योंकि प्राइजेस सेम है तो 2011 का जीडीपी डिफ्लेटर will be equal to 100. Is this point clear? और अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 है, 100 माइनस 100 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा 0%. Is it fine? और वी कैन सिंपली सी दिस. जीडीपी डिफ्लेटर इसका निकाल के हम देख सकते हैं जल्दी से. यहाँ पर आप करोगे नॉमिनल जीडीपी निकालोगे. सो 1 into 200, 2 into 100, 1 into 200 प्लस 2 into 100, ये आ गया नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2011. रियल जीडीपी के लिए भी वो ये होगा प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटी. बट प्राइजेस सेम है दिस विल बी इक्वल टू 100 एंड इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा 100 माइनस 100 विच इज 0%. सिमिलरली व्हाट अबाउट 2012? ये एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं. वैसे तो जीडीपी डिफ्लेटर फॉर द ईयर इज 50 एंड इन्फ्लेशन रेट इज 100. ये तो सही हो ही नहीं सकता है क्योंकि अगर डिफ्लेटर 50 है तो इन्फ्लेशन रेट 100 कैसे हो जाएगा. या फिर ये 11 का ही निकाला है इसने. एंड ये भी देखो डिफ्लेटर 100 है और इन्फ्लेशन रेट भी 100 है, ये गलत हो जाएगा. अगर डिफ्लेटर 100 है तो फिर इन्फ्लेशन 0 होना चाहिए. ओके. और 11 का हम निकाल चुके हैं तो इसका डिफ्लेटर 100 आया था, तो दैट्स व्हाई ऑल दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग. बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक बार मैं आपको एक प्रॉपरली दिख जाए आपको कैलकुलेट करते कैसे. तो जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2012 निकाल लेते हैं. ओके. एग्जैक्टली कितना आ रहा है. तो जीडीपी डिफ्लेटर 2012 का निकाल रहे हैं तो दैट विल बी, पहले होगा नॉमिनल जीडीपी, वो यहां से निकलेगा. दिस विल बी इक्वल टू 2 into 200, ये हो गया एप्पल के लिए. 4 into 100, ये हो गया बनाना के लिए. तो ये आ गया सारी कमोडिटीज की टोटल वैल्यू 2012 में डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी. रियल जीडीपी में आप क्या करोगे, क्वांटिटीज यही यूज करोगे बट इवेल्युएटेड एट बेस ईयर प्राइसेस. तो 1 into
200, क्वांटिटी सेम रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय बनाना का 2010 में क्या प्राइस था। ओके, सो ये आ गया रियल जीडीपी। क्वांटिटी आज की लेकिन प्राइजेस बेस ईयर के, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आ रहा है, 400 प्लस 400 अपॉन 2 प्लस 2, 400, 800 इन अपॉन 400, 2, ये आ गया 200। ओके, तो ये आएगा 200 और इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा 200 माइनस 100%। ठीक है, सो दैट्स हाउ जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड। इज इट फाइन? एंड लेट मी गिव यू द रीजन कि ये ऐसे क्यों निकाला गया। इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए 100 क्यों माइनस कर रहे हैं वो समझ लो। देखो, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन इज नॉट दिस, ये नहीं है ना इन्फ्लेशन। प्राइजेस का रेशियो इन्फ्लेशन नहीं बताता है, राइट। इन्फ्लेशन क्या बताता है, इन्फ्लेशन होता है प्राइस में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, चेंज इन द प्राइजेस डिवाइडेड बाय द बेस ईयर प्राइस। जो किसी भी चीज की ग्रोथ आप कैसे निकालते हो, आपके लास्ट ईयर के स्कोर और इस ईयर के कोर्स में अगर आपको अपनी ग्रोथ देखनी है तो आप क्या करते हो कि 2025 में कितना स्कोर आया माइनस 2024 के स्कोर में क्या क्या था आपका, तो ये आ गया आपका चेंज इन द स्कोर डिवाइडेड बाय 2024 में कितना स्कोर था आपका, तो ये आ गया चेंज इन स्कोर डिवाइडेड बाय द बेस ईयर स्कोर मल्टीप्लाइड विद 100। ये आपको बताएगा ग्रोथ। तो सिमिलरली प्राइस की ग्रोथ इज इन्फ्लेशन, तो प्राइस की ग्रोथ आप कैसे निकालोगे, चेंज इन द प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। सो इसे थोड़ी, ये हो गया पी टी प्लस वन अपॉन पी टी माइनस वन, राइट। ये होता है, सो दिस पार्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर। ये हो गया वो -1, वो अगर वो 100 वाला पार्ट करो तो पी टी प्लस वन बाय पी टी इंटू 100 -1 इंटू 100 तो 100। ये आ गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर -100, हेंस दिस इज इन्फ्लेशन रेट। इज इट फाइन? -100 करके क्यों कर रहे हैं इन्फ्लेशन रेट के लिए, क्या ये बात क्लियर है? मूविंग ऑन, यूज द फॉलोइंग टेबल। 2010 और 2020 का डेटा है, पॉपुलेशन गिवन है, जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी गिवन है, द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी में डिफरेंस होता है, पर कैपिटा इज पर पर्सन जीडीपी, तो जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन दैट गिव्स यू पर कैपिटा जीडीपी। In an economy during the period 2010 to 20 is, तो आपको यहाँ पे एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है, और ये जो पहले तो डेफिनेशन लिख लो। तो दिस थिंग इज ऑलवेज एप्लीकेबल। एक यहाँ ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया, दैट द एवरेज प्राइस। ओके, एक प्राइस लेवल होता है इकोनॉमी का, दैट में भी सीपीआई यूज कर लो या कुछ, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो कोई भी लेकर के इस तरीके से, ये फॉर्मूला इज अ जनरल फॉर्मूला, नॉट जस्ट वन गुड स्पेसिफिक, एंड दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो वो सिर्फ
समझने के लिए आई वॉज टेलिंग यू कि एक गुड के लिए क्लियरली दिख रहा है, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. ओके, द कॉन्सेप्ट इज सिंपली एक्सटेंडेड टू मल्टीपल गुड्स एंड लेकिन समझने के लिए इट्स बेसिकली एक सिंगल प्राइस लेवल का यूज किया जाता है. तो व्हाट हैपेंस इज कि एक यू हैव अ सेट ऑफ कमोडिटीज, मान लो 25-30 कमोडिटीज का एक सेट बना है, उसे बास्केट कहते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स. 25-30 गुड्स लिए, उनका प्राइसेस का डेटा देखा, उनका एक एवरेज निकाल लिया. ठीक है, सो दैट गिव्स यू एन इंडेक्स फॉर दैट बास्केट. एक एवरेज प्राइस मिल गया तो उसके बेसिस पे ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं. बट जीडीपी डिफ्लेटर गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट दैट. ओके, तो हम आ गए यहाँ पर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग, हाँ, तो पर कैपिटा जीडीपी की बात कर रहे हैं. पर कैपिटा जीडीपी इज जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. ओके, अब रियल जीडीपी होगा तो फिर रियल जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन हो जाएगा. पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन हो जाएगा. ओके, तो पर कैपिटा जीडीपी इज जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन. पर कैपिटा जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा सेम थिंग. एंड नाउ डेटा के हिसाब से हमें हमें निकालना है पर कैपिटा जीडीपी का ग्रोथ रेट. तो 2010 में पर कैपिटा जीडीपी कितना हो जाएगा? 25,000 डिवाइड बाय 20,000. 25,000 divided by 20,000. This will be equal to 1.25. ये आ गया पर कैपिटा जीडीपी 1.25 करोड़ 2010 में है, और 2020 में हो जाएगा 40,000 जीडीपी है. ये रहा, 40,000 इस जीडीपी है, पॉपुलेशन 25,000 है. 25 इंटू 1 और आगे 15, 150, 25 इंटू 6, तो 1.6 आ गया पर कैपिटा जीडीपी 2020 का. 10 इयर्स का बीच में गैप है. वो आपने, और यहाँ पे कंपाउंडेड लिखा है एनुअली. ओके, तो पढ़ा होगा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. तो उसी का यूज करते हैं. वो फॉर्मूला था ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस ग्रोथ रेट, वहां पे इंटरेस्ट रेट होता है, टू द पावर टी. तो अमाउंट 1.25 से 10 सालों में जीडीपी पहुंची है 1.6 तक. फाइनल अमाउंट इज 1.6, प्रिंसिपल इज 1.25. दैट्स योर इनिशियल वैल्यू ऑफ द मनी. 1.25 है, और 10 सालों बाद वो 1.6 बनी है, कंपाउंडेड एनुअली. तो दिस आर इज सम इज द थिंग विच वी नीड टू कैलकुलेट. और टाइम पीरियड इज, बीच में 10 साल आ गए, डिवाइडेड बाय इंटू टू द पावर 10. ओके, तो अब हमको निकालना है ये आर. सो दिस विल बी इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 10. ये हमें यहां से आर कैलकुलेट करना है. ठीक है, ओके. तो लेट मी टेल यू, एक तो आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, और आईआईटी जैम के एग्जाम में आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड भी होता है और अवेलेबल भी होता है. ये एग्जाम ऑन स्क्रीन होता है, ऑनलाइन होता है, जहाँ पे आप सेंटर पर जाते हो, वहां पर वो आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं और उनकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चंस आते हैं. उसी स्क्रीन पर कैलकुलेटर भी अलाउड होता है. तो वी कैन सी दैट. लेट मी शो यू दैट. मैंने यहाँ पर सर्च किया है आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स मॉक. ये आ गया. इकोनॉमिक्स पर चलते हैं, ये रहा. ये आप दे सकते हो, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. कल को प्रैक्टिस करनी हो तो आप एक पेपर यहाँ से कर सकते हो. तो नेक्स्ट किया, यहाँ प्रॉपर सारा डेटा अवेलेबल है. जो पहले 30 क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं. मार्क्स अलग अलग होते हैं. पहले 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, 11 से 32 मार्क्स के हैं. फिर एमएसक्यू क्वेश्चन शुरू होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट. तो ये सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है. एंड देन
यहाँ मेन चीज पर आता हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। ये देखो, ये कैलकुलेटर आ गया। तो हर यहाँ पे आपके पास ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल है। हमारे पास है 1.6 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कहाँ है यहाँ पर, ये रहा, डिवाइडेड बाय 1.25 किया, 1.28 आ गया। एंड देन 1.28 की पावर चाहिए मुझे 1/10, ये आ गया इससे। 1/10 इज 0.1। ये रहा आपका आंसर। 1 पॉइंट मैं लिख रहा हूं अपने पास, 1.0249, दैट्स एनफ। ओके। सो वी आर बैक। तो यहाँ हमें मिला है 1.60/1.25 की पावर 1/10 इज इक्वल टू 1+r। दिस इज इक्वल टू 1+r, ये हमने कैलकुलेटर से निकाले। एंड देन r विल बी इक्वल टू, इसमें -1 हो जाएगा, 0.0249, एंड विच मीन्स आंसर आ जाएगा आपका 2.49%। दैट्स द आंसर। इज इट फाइन? एंड वेदर यू नीड टू डू दिस और नॉट, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये जैम क्वेश्चन सेटर डिसाइड करता है। तो नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ था, उसे आंसर इन परसेंट चाहिए, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर 2.4 यहाँ पे, जहाँ मुझे याद है 99 चल रहा था। तो जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2.499। ठीक है। तो ये हो गया, या फिर 2.5। तो नैट में आपके पास, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप, वो आपको एक रेंज देते हैं। जहां तक मुझे याद है, इसका जो आंसर की है वहां पर है रेंज 2.3 से लेकर के 2.8, कुछ ऐसी रेंज होगी। मे बी 2.4 से 2.8, ऐसी कुछ रेंज गिवन है। तो इनमें से कोई भी आपका आंसर आता है इस रेंज में, वो आप यहाँ एंटर करते हो। इट इट शुड बी इन 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वो करेक्ट माना जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे 2.49 आया है, इट इज इन दिस रेंज, वो आप यहाँ पे टाइप करके डालोगे एग्जाम में, इट विल बी करेक्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर? ग्रेट। जो के रेंज मेरे ख्याल से 2.49 से 2.51 ये गिवन थी। तो उसमें हमारा आ चुका आंसर, दोनों साइड इंक्लूडेड होती है इसके अंदर। ऑल राइट। सो दिस वाज जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर।